पूरा सिस्टम था वो आधुनिकता से लैस था। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम मुकाबला कर सकते थे, हम आर्म रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ते। तो गांधी जी ने इस चीज को बहुत बखूबी से समझा कि हमें जो आंदोलन करना है उस आंदोलन में हमारी चीजें क्या होगी, हमारा सिचुएशन क्या होगा, हमारे हथियार क्या होंगे। तो गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे नजर में है, उन्होंने देश के नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और दुनिया के कई देश और कई सोसाइटी आज भी उस चीज को फॉलो कर रही है। अभी बिहार में प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति हैं जो एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं बिहार में। तो उनका जो पूरा मुद्दा है पूरा वो गांधीवाद से ही प्रेरित है। अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है कि वोट चोरी हो गया है, इसमें जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन पर जो भी लोग हैं उनका पूरा का पूरा जो बिलीफ है वो गांधीवाद से ही जाता है। दुनिया में हर समय आज के समय जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें 90% आंदोलन में वो गांधीवाद को सभी परिवेश था। तो गांधी के फिलोसॉफी का सबसे बड़ा खास बात ये था कि उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल था, जो मैकियावेली बेस्ड था। मैकियावेली एक थिंकर था इटली का जिसने 16वीं सेंचुरी में अपना एक आइडिया दिया कि राजा को अवसरवादिता होना चाहिए, उसको बस किसी भी तरीके से जनता को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और वो वेस्ट का था, तो वेस्ट में काफ़ी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और 16वीं सेंचुरी से लेकर अभी तक जब तक गांधी देश में उस समय तक इसी फिलोसॉफी पर देश चल रहा था। दुनिया की सारी सरकारें यही काम कर रही थी, उन्हें अपने जनता को कंट्रोल में रखना था ताकि वो शासन कर पाए, उन्हें ज़्यादा छूट ना मिले। गांधी जी ने क्या किया, इस फिलोसॉफी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ पैराडिगम से। उन्होंने एक न्यू परिवर्तन कर दिया। उन्होंने पॉलिटिक्स में नॉन वायलेंस को इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा ये जो नॉन वायलेंस जो टेक्निक है ये संत लोग हो गए, जैसे बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, इस तरह के जो सेंट हैं, संत है, संत का फिलोसॉफी है। राजनेताओं की कभी फिलोसॉफी नहीं रहा है, उन्होंने बस दमन किया है, वायलेंस का रास्ता ज़्यादा अपनाया है, उनके लिए वो फर्स्ट चॉइस होता है। लेकिन गांधी ने नॉन वायलेंस को एक प्रैक्टिकल टूल की तरफ आपको इंट्रोड्यूस किया और लोगों को इसके बारे में बताया, जागरूक किया। और ये चीज़ एक बार नहीं हो गया। गांधी 15 से इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए और 47 तक रेलिवेंट रहे। आज़ादी के बाद उनको फांसी पर रख दिया गया, संविधान सभा में उनको नहीं सुना गया, नेहरू उनकी बात नहीं मान रहे थे, पटेल ने भी उनको नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक गांधी का एक फुल प्रूफ कंट्रीब्यूशन था भारत को बिल्ड करने में। गांधी जी का जो कोर फिलोसॉफी था उसमें 2-3 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहला कि गांधी जी एक मर्चेंटाइल फैमिली से बिलोंग करते थे, गुजरात के। उनके दादाजी पिताजी वहाँ के जो राजा थे उनके कोर्ट में दीवान थे। उनकी माता जी जो थी वो काफ़ी धार्मिक आदमी थी, काफ़ी एक रिलीजियस बिलीफ को मानने वाली थी, बिलीवर ऑफ रिलीजन में काफ़ी विश्वास करती थी। इसके अलावा उनके जो पिताजी थे उनका सोसाइटी काफ़ी ओपन माइंडेड था, एक लिबरल सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपनी बात को रखते थे। लोगों को सुनना समझना, यानी सुनने समझने की संस्कृति में गांधी आगे बढ़े। उनका जो बचपन था वो उनसे गुजरा, तो उनके अंदर ये जो धर्म का है, उनके अंदर फिलोसॉफी ऑफ धर्म आया और या मोरलिटी है, नैतिकता है। तो यही वो उनका जो घर था, उनके पिताजी और माताजी का जो परिवेश था, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा गांधी के लाइफ पर, उनके फिलोसॉफी में जो उनका चेंज हुआ, उसमें 2-3 फिलोसोफर थे। एक रशिया के फिलोसोफर थे लियो टॉल्स्टॉय, जिनका काफी फेमस बुक है वार एंड पीस। उसके अलावा 2 अमेरिकन थिंकर थे, एक का नाम है जॉन रस्किन और एक थॉरो थे। जॉन रस्किन का एक फिलोसॉफी था सर्वोदय, जो गांधी ने इम्प्लीमेंट किया था भारत में लंबे टाइम तक। तो इन लोगों का काफ़ी उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा और इन्हीं लोगों फिलोसॉफी के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ही बनाए, जैसे फिनिक्स फॉर्म बनाया था उन्होंने, टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया था। इन लोगों से प्रभावित होकर उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए। तो गांधी जी जब बचपन में थे तो बचपन में काफ़ी जो उनका ये माहौल था आसपास के लिबरल माहौल, इससे उनके लाइफ पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। उसके अलावा जब वो थोड़ा सा बड़े हुए तो जब उनको इंग्लैंड भेजा जा रहा था, सर ने जब पिछली बार हम लोग इकट्ठे हुए थे इसे चर्चा के लिए, तो बड़ा एक प्रश्न होता था सर ने कि गांधी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए और हमारे आसपास बाहर जब जाते हैं तो हमारे आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लैंड पढ़ने गए हैं या पढ़ने जा रहे हैं, या कभी उनका परिवार उनको इंग्लैंड पढ़ने गया था। तो गांधी जी का एक पर्सनल अचीवमेंट था, पर्सनल अचीवमेंट तो था ही उनका शानदार कि आज से 150 साल पहले कोई आदमी इंग्लैंड पढ़ने जा रहा है 7 समुंदर पार, और उस देश में जो देश आपको रूल कर रहा है, आपको गुलाम समझ रहा है, आपको भिखारी समझ रहा है, भिखमंगा समझ रहा है। तो ये उनका पर्सनल अचीवमेंट था। पर्सनल अचीवमेंट के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन था और यही सोशल कंट्रीब्यूशन के चलते गांधी आज महान है और उनको महानता जो भी उनको उपाधियाँ देते हैं वो इन्हीं के कारण है।
राष्ट्रपिता कहते हैं, मैं उन्हें राष्ट्रीय माता कहता हूँ, थोड़ा सा आगे चलकर। तो गांधी जब इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई कर आए भारत में, तो उनका कैरियर क्लिक नहीं हो रहा था, अर्ली सक्सेस उनको नहीं मिल रहा था, उस तरह का काम उनका वैसा चल नहीं रहा था। एक वहाँ के मर्चेंट थे गुजरात के ही, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, तो उनका एक मैटर फंसा हुआ था साउथ अफ्रीका में, शिपिंग का उनका बिजनेस था। तो उनको हायर किया उन्होंने कि आप जाइए वहाँ पर मैटर को देखिए और सुझाइए। तो गांधी जी वहाँ पर गए थे केवल 1 महीने के लिए केस लड़ने के लिए। तो केस लड़ने के लिए गए वहाँ पर, तो वहाँ पर गए तो फर्स्ट क्लास की टिकट में, और लॉयर आदमी थे, इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे, तो थोड़ा सा उनका देखो रॉयल्टी था वो। तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर वो यात्रा करके जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की ओर जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर भी ब्रिटिश का रूल था, साउथ अफ्रीका में भी, तो वहाँ के गोरे आदमी ने इनको फेंक दिया, ट्रेन से उतार दिया, इसलिए कि उनका कलर ब्लैक था। तो गांधी जी इंग्लैंड में पढ़े थे, तो थोड़ा सा उनका एक सॉफ्ट अप्रोच था इंग्लैंड के प्रति और वेस्टर्न लोगों के प्रति। लेकिन जब उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ तो इस बात से काफ़ी दुखित हुए, काफ़ी ईगो वाले आदमी थे, इस बात से दुखित हुए और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर केस किया कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लीगली मैं हर तरह से परिपूर्ण था कि मैं उससे यात्रा करूँ, उस ट्रेन से, फिर मुझे उतार दिया गया। तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा इंग्लैंड को कि इज इट कल्चर, इज इट वेस्टर्न लाइफ, इज इट क्रिश्चियन लाइफ, क्योंकि क्रिश्चियन और जो वेस्टर्न लोग थे अपने आप को बहुत ज़्यादा कल्चर मानते थे, ये भी लोग हम ही जानते हैं देश कैसे चलाना है। तो गांधी जी ने पूरी चीज़ को डिसाइड किया, बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठी था उन्होंने लिखा था इस घटना के बाद। और यही वो घटना था जिसके अंदर से गांधी जी के अंदर जो वेस्टर्न फिलोसॉफी का जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया और उनके प्रति वेस्टर्न फिलोसॉफी के प्रति एक एग्रेशन आ गया, एक रेसिस्टेंस पैदा हो गया। और यही जब वो देश में जब लोगों को जब एकजुट कर रहे थे, लोग बता रहे थे आज़ादी के बारे में, उनके अपने राइट्स के बारे में, तो गांधी जी ने सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, लोगों को बताया। तो गांधी जी ने भारतीय सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। सबसे पहला चीज़, जब गांधी भारत गए 1915 के आसपास, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर की जो राजनेता है पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स है, फुल प्रूफ इंटेलेक्चुअल्स है, लेकिन उनमें दिक्कत क्या है कि लोगों से जाकर मिल नहीं रहे। वो 1 महीने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका चुनाव लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर 20 साल रह गए। वहाँ के जो मर्चेंट लोग थे उनका भी स्थिति खराब था, डिस्क्रिप्शन तो होता ही था, तो उनको लड़ाई को लड़ने के लिए वो 20 साल वहाँ पर हो गए। और 20 साल तक उन्होंने ग्राउंड पर पूरी तरीके से एक एक्सपीरियंस लिया कि कैसे आंदोलन को रन किया जाता है। तो जब भारत में 1915 में, तो उन्होंने देखा कि भारतीय नेता आखिर असफल क्यों हो रहे, इतने साल से एफर्ट चल रहा है, 1857 में इतना बड़ा लोगों ने इनिशिएटिव लिया, फिर भी आजाद हम क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने चीज़ को ऑब्जर्व किया कि यहाँ के जो नेता हैं लोगों से नहीं जुड़ रहे हैं। असली जो ताकत होता है लोगों का ताकत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजों का काम कर रहे हैं वो भारतीय हैं। हर चीज़ में जो अंग्रेजों का आर्मी में है वो भारतीय, उन्होंने रेजिमेंट बना दिया था लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्योंकि धर्म और जाति बहुत ज़्यादा प्रिवेट आइडियोलॉजी था उस समय। तो गांधी जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि यहाँ पर जो लोग हैं और जो खासकर जो नेता हैं, जो मेन स्ट्रीम के नेता हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों से मास कम्युनिकेशन करना, एक मास करना कितना बड़ा चीज़ होता है। और उन्होंने इस ताकत को समझा और जब वो कम्प्लीटली जब इंडियन पॉलिटिक्स में जब एंट्री ली 1970 के चंपारण मूवमेंट में, तो उन्होंने अपने इस एटीट्यूड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया उसी समय से। 1917 में जब चंपारण के लिए गांधी जी हैं, चंपारण में ट्रेन से यात्रा करके जब गांधी जी चंपारण आए, तो आंदोलन जब कर रहे थे किसानों के लिए, दिन के किसानों के लिए कि इनको अपना हक मिलना चाहिए, तो वहाँ का जो कलेक्टर थे इनको रोकने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गांधी जी पॉपुलर चेहरा थे, अफ्रीका से लग रहे थे, तो अफ्रीका से चुनाव लड़ कर रहे थे, जीत कर रहे थे, वहाँ पर लोगों को अधिकार दिला कर रहे थे, तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे, ठीक ठाक इनका पहचान था लोगों के बीच में, एक लोगों का एक अच्छा उम्मीद करते थे उनसे, एक्सपेक्टेशन हाई था गांधी से। तो वहाँ का जो कलेक्टर था उनको लेने के लिए आया कि चलिए आप यहाँ पर आंदोलन आपको नहीं करना है। तो गांधी से पहले अभी तक जितने भी एक ट्रेंड ये था, फैशन ये था कि जितने भी लीडर थे आंदोलन करते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की सरकार आती थी या वहाँ के जो लोग प्रशासन आता था, तो लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते या जो भी उनको नारा लगाते वो चले जाते थे, उनके मतलब बात को मान लेते थे। लेकिन गांधी ने इसका विरोध किया और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका विरोध किया। वहाँ का जो कलेक्टर था गांधी जी से कहा कि आप चलिए, आपको आंदोलन नहीं करना है, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। तो गांधी जी ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जो एटीट्यूड था, गांधी जी ने इस एटीट्यूड को बदल दिया, यहाँ से इस फैशन को बदल दिया, इस पॉलिटिक्स को बदल दिया कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और हमें जो सही लगेगा, हमारे लिए सही है, हम उसी चीज़ को करेंगे। तो फिर उस कलेक्टर ने अपने सीनियर को फोन घुमाया, उसके पास खबर पहुँचाया कि एक आदमी आया अफ्रीका से और यहाँ पर भी हीरोगिरी दिखा रहा है। तो उसने कहा कि उससे भाई टकराव ना, तो 20 साल अफ्रीका में लड़ के हम लोग से ही वो वहाँ के लोग राइट से लगाया है, उसको थोड़ा सा उसका बात मान उससे नेगोशिएट कर ज़्यादा उसके साथ सत्य सत्य पेश आओ। तो गांधी जी का शुरुआत ये था चंपारण के आंदोलन से। 1919 में जब खिलाफत आंदोलन हुआ, तो गांधी जी ने एक फिलोसफी को इंट्रोड्यूस किया भारत को लोग एकजुट करने
एक फ्रीडम फाइटर थे वो भी, उनका फिलोसॉफी था कंपोजिट पेट्रोटिज्म। कंपोजिट पेट्रोटिज्म मतलब उन्होंने स्टॉप को दिया था और गांधी जी ने थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कंपोजिट नेशनलिज्म। कंपोजिट नेशनलिज्म मतलब होता है कि आपका जो आइडेंटिटी है आप उसको बनाए रखिए। अगर आपका कोई कास्ट है, आप अपने कास्ट को आप बहुत प्रेम करते हैं, अपने कास्ट को आप मेंटेन कीजिए, आप अपने धर्म को मेंटेन कीजिए, आप अपने आइडेंटिटी को मेंटेन कीजिए, लेकिन राष्ट्र के मुद्दे पर हम एकजुट होंगे। हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा स्टेट क्या है, हमारा लैंग्वेज क्या है, उस सबसे ऊपर हम राष्ट्र के मुद्दे पर, नेशन के मुद्दे पर हम एकजुट होंगे और हम लड़ाई को आगे चलेंगे। तो इस मेथड से वो बहुत सारे लोगों को जोड़ने में सफल रहे हैं। क्योंकि उस समय के लोग जो थे, भारत का सोसाइटी ऐसा था कि काफ़ी अनपढ़ सोसाइटी था, बहुत ज़्यादा अनपढ़ था। मतलब उस समय का जो लिटरेसी रेट था डबल डिजिट में भी नहीं था लोगों का। तो गांधी इस बात को समझते थे कि जो लोग इतने ज़्यादा पढ़े हुए हैं उनका तहसील होना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। जो इतने साल से जाति में धर्म में पढ़े हुए हैं उनको आगे पर कहिए कि आप पहले जाति अपना छोड़ दीजिए, अपना धर्म छोड़ दीजिए, तो काफ़ी मुश्किल चीज़ था। और सोसाइटी में फ्रिक्शन भी ज़्यादा था उस चीज़ को लेकर। तो गांधी जी ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और उन्होंने, और जो उसके बाद जो आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन, नॉन प्रोफेशनल मूवमेंट 1919 का शुरू हुआ अगस्त में, उस मूवमेंट में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जोड़ा और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिया तो मुस्लिमों को साथ लेने के उन्होंने किया। तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि आप मुस्लिम है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा तो इससे हम इंग्लैंड को अच्छा दबाव बना पाएंगे, हमारा जो दल है वो बढ़ेगा, ताकत है जो बढ़ेगा। इसका घाटा भी पूरा देश आगे चलकर पट गया क्योंकि गांधी ने थोड़ा सा इस चीज़ को मंजूरी दे दी और इसका गलत फायदा उठाया मुस्लिम लीग ने। फायदा लेकिन बहुत सारा हुआ, घाटा भी हुआ लेकिन फायदा ही बहुत सारा हुआ। जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जब सभी लोगों को उम्मीद था, गांधी ने वादा किया था कि हमें 1-2 साल में आज़ादी मिल जाएगी, तो लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई था। लेकिन क्या हुआ कि जब गोरखपुर में हिंसा की घटना हुई तो गांधी को ये बात समझ में आया कि अभी जो यहाँ के लोग हैं वो नेशन आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। अगर हम इन लोगों को आज़ाद भी कर देंगे तो ये अपने भी मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि इस तरह के बातों को सुनना, लोगों को बातों को रेसिस्ट करना, सत्ता के प्रति आवाज़ उठाना, अपने आप को पेशेंस को मेंटेन रखना। तो गांधी जी ने इस बात को समझा कि अभी यहाँ के लोग तैयार हुए नहीं, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। बहुत सारे लोग उसका आलोचना भी करते हैं और इससे बहुत बड़ा फायदा होता है गांधी की पर्सनालिटी को भी, कांग्रेस को भी। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ दिए। भगत सिंह जो काफ़ी एक रेनबो पर्सनालिटी हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने भी इसी के बाद उनका गांधी से मोह हुआ, नहीं तो अभी गांधी के एक बहुत बड़े प्रशंसक थे। सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको चिट्ठी लेकर उनका आलोचना किया, नेहरू ने भी, सभी लोग गांधी के खिलाफ हो गए इस उनके मूवमेंट से, मूव से। लेकिन गांधी ने इस चीज़ को समझा कि ये बहुत ही नाजुक पॉइंट है, क्योंकि हिंसा हो जाने के बाद इंग्लैंड के पास सारे वो रिएक्शन देने के लिए सारे वो मेथड थे जो कर सकती थी। लोग गोली मार सकती थी, उनको अरेस्ट कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। तो गांधी जी ने इस नाजुक पॉइंट को समझा और आंदोलन को स्थगित कर दिया। और उसके बाद गांधी जी करीब 10 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स में न्यूट्रल हो गए। वो अपना राजनीति में उनका कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। कांग्रेस से बहुत सारी पार्टियां टूटकर 1924-23 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के साथ में बहुत सारी पार्टी बने। और इसी बीच में जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था, भगत सिंह ने, सचिंद्र सरनाथ ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे लोग, बंगाल में सूरसेन जैसे लोग हैं। तो ये जो मूवमेंट है, जो ब्रेक था गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स से, इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुए क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस हो गया था। उस स्पेस को भरने के लिए सारे मूवमेंट चालू हुए और लोगों का एक ट्रस्ट खत्म हो गया इस तरह के आंदोलन से। इस तरह के आंदोलन से तो आज़ादी मिलने वाला नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, हमारा सारा टाइम, सारा रिसोर्स, सारा चीज़ बर्बाद हो गया। बहुत सारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, वकील का वकालत छोड़ दिया, जो धोबी थे कपड़ा धोते थे उन्होंने कपड़ा धोना छोड़ दिया। तो लोगों के लिए इकोनॉमिक सेटबैक था, लेकिन आज़ादी की लालसा में उन्होंने सारा चीज़ त्याग किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोग आंदोलन से जुड़े। भगत सिंह एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी बनकर है, चंद्रशेखर आजाद है, सूर्यसेन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। गांधी वापसी करते 1931 में और शानदार वापस करते हैं 60 सत्याग्रह के साथ में। 60 सत्याग्रह अंग्रेजों ने ये रूल बनाया था कि आपको नमक भी नहीं बनाना है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने ये समझा कि ये जो नमक है, ये अमीर से लेकर गरीब तक सभी लोगों के घर में ये होने वाला जो चीज़ है, सभी लोग से जुड़ी हुई चीज़ है ये नमक। तो उन्होंने इस मूवमेंट, तो इसने ये जो नमक है इसको सिंबॉलिक के तौर पर इस्तेमाल किया। वो आंदोलन बहुत सारा, मतलब देश में बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, खाने की कमी थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने नमक को इस फिलोसफी के साथ उठाया कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो सभी के थाली में मिलने वाला चीज़ है, सभी के किचन में रखा हुआ है। और थोड़ा सा लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि आप देखिए, आपके जो नमक है, जो इतना बेसिक चीज़ है, आपको चाहिए ही चाहिए, कितना छोटा चीज़ है, फिर भी इंग्लैंड सरकार आपसे इस पर टैक्स ले रही है, आपको भी इसको आज़ादी से नहीं खाने दे रही है। तो इन्होंने इस चीज़ को अवेयर कराया और बहुत सारे लोग उस मास मूवमेंट में जुड़े।
जुड़ने से हुआ क्या कि मूवमेंट तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने लोगों पर काउंटर अटैक भी किया। उस समय अमेरिका के एक पत्रकार थे जॉन मिलर, वो भारत में आए थे विजिट करने के लिए। तो जब ये क्लैश हो रहा था पब्लिक और अंग्रेज सरकार के लोगों के बीच में, तो उस क्लैश का उन्होंने फोटो खींचा और फोटो को अपने न्यूज़ पेपर में छाप दिया, जिससे पूरा मतलब काफ़ी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था और इंग्लैंड सरकार पर काफ़ी दबाव बना, इंटरनेशनल दबाव। और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग भी जो थे काफ़ी इंग्लैंड सरकार पर दबाव डाले कि आप इस तरह के न्याय मत कीजिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस बारे में बताया भी नहीं जाता था कि हम भारत में क्या कर रहे हैं। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इरविन जो भारत में गवर्नर जनरल था, उसमें वायसराय था, उस पर इंग्लैंड सरकार ने भी दबाव डाला कि वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करो। तो उसने भी कहा कि आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। तो यही जो साल्ट सत्याग्रह था और उसके बाद फिर गांधी जी ने जो मूवमेंट शुरू किया, ये इसी का परिणाम था। साल्ट सत्याग्रह का परिणाम था, इसका जो इम्पैक्ट था कि गांधी को इम्पैक्ट हुआ और गांधी को उसमें बहुत सारा कंसेशन मिला। गांधी का जो इम्पैक्ट था और गांधी का जो प्रभाव था इंग्लैंड में नजर इसी मूवमेंट से आया, साल्ट सत्याग्रह से ही आया। गांधी प्रभावशाली आदमी थे, पढ़े लिखे थे, बात करना जाते थे, तर्क करना जाते थे, चतुर आदमी थे, टेक्निकल थे। तो ये जो मामला था काफ़ी मतलब 2-3 सालों तक ये पूरा आंदोलन चला, लेकिन फिर सुस्त हो गया। लोगों के अंदर वो लंबा चलने के कारण लोगों के अंदर का जो एनर्जी था वो ड्रेन हो गया। तो यही आंदोलन का सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बहुत सारा पार्टी यहाँ से ही बनना शुरू हुई। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा और उठ हो गए कांग्रेस के प्रति, एक बाकी प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस पार्टी में, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस धीरे धीरे अलग होना शुरू किया, अपना अपना बनाने लगे। एम.एन. रॉय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे, उन्होंने बिल्कुल अलग घर बनाया वहाँ से। अगला जो पॉइंट आता है, सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग पॉइंट, वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था काफ़ी एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट इसलिए था कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी ने इंग्लैंड का हालत खराब कर रखा था, उसके बड़े बड़े शहरों पर अटैक कर रहा था, सरप्राइजिंग अटैक हो गई। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और भारत में उस समय अकाल आया था बंगाल में और 40 से 50 लाख लोग मारे गए थे उस समय। तो इंग्लैंड जो थी सरकार पूरी तरीके से भारत के प्रति न्यूट्रल थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, भारत में क्या हो रहा है कुछ नहीं, किसी का बात नहीं सुन रही थी। तो उस समय बहुत सारे लोग इस पक्ष में थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू न किया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अंग्रेज सरकार जो है कड़े तरीके से भारतीयों पर एक्शन लेगी, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा है नहीं, उनके पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ बचा है नहीं, वो एंड पॉइंट पर आ चुके हैं और काफ़ी मतलब हार मतलब निश्चित ही था। अगर रसिया पर अटैक न करता हिटलर तो हिस्ट्री कुछ और ही होता, लेकिन उसमें मामला काफ़ी नाजुक पड़ रहा था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि गांधी जी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन ये था कि जापान भी इधर से आगे बढ़ रहा था, उसने सिंगापुर से अमेरिका को खदेड़ दिया था, थाईलैंड से फ्रेंच को भगा दिया था, उधर से इंडोनेशिया से भी भगा दिया था, पोलैंड को, कॉलोनियल को सबसे भगा रहा था और इंग्लैंड भारत की ओर बढ़ रहा था। तो उनको ये डर था गांधी जी को कि अगर हम जापानी भारत में आ गए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और भारत जो एक बैटल फील्ड बन जाएगा और हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो आज़ादी का आंदोलन है, वो दब जाएगा। तो गांधी जी का ये भी तो अपना कैलकुलेशन था। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस आंदोलन को हम लोग करेंगे, और ये आंदोलन जो है बिना किसी लीडर के नेतृत्व में हुआ, ऐसा कहा गया। मतलब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे, कोई भी लीडर इसमें इसको लीड नहीं कर रहा था, अपने अपने लेवल पर लोग कर रहे थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस फिलोसॉफी को दिया था नाम भूल गया। तो और जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो 8 अगस्त को रिजोल्यूशन पास हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, और 9 अगस्त को पूरे देश में आग लगे। आग मतलब वो अलग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग सड़क पर आने लगे विरोध करने के लिए। तो कहने के लिए तो था ये कि ये कोई मूवमेंट जो है वो इसमें कोई लीडर नहीं है, लेकिन गांधी जी का जो सॉफ्ट पावर था, जो लोग उनकी बातों को मानते थे, जो उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनके बातों में विश्वास करते थे, गांधी जी को उनका कॉन्फिडेंस था, वे सभी लोग घरों से बाहर निकले और आंदोलन करना शुरू किया। बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड होकर शुरू किए इस आंदोलन को, अपने अपने तरीके से, जो भी अपना पर्सनल कैपेसिटी था, सभी लोगों ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में इस आंदोलन को आगे रखा। तो ये भी आंदोलन से बात नहीं बना, आंदोलन काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोग भी जो थे आंदोलन के लिए मस्त हो गए, तो उन्हें भी आइडिया लग गया था कि आंदोलन कैसे किया जाता है, लोगों से बात कैसे की जाता है, लोगों को कैसे जुटाया जाता है, बोला कैसे जाता है, क्या बोलना है, कैसे कैसे किस किस पॉलिटिकल बातों पर चर्चा करना है, किस पॉइंट को छूना है, किस पॉइंट को लोगों को छूना है, तो लोग भी समझ चुके थे। तो ये आंदोलन और ज़्यादा सक्सेसफुल था। लेकिन इंग्लैंड जो थी डिस्ट्रैक्ट थी वो पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि उसका हालत खराब किया था जर्मनी, हिटलर ने। तो इसमें भी थोड़ा सा बात नहीं बना, लेकिन अब जो इंग्लैंड थी वो भी एक्सटर्नली कमजोर हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर उसको झटका मिल रहा था, बहुत सारे से जर्मनी जापान भगा रहा था उसको, उसके खुद अपने कंट्री पर अटैक हो रहा था। वो समुद्र के पार है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक सी है जिसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल,
इंग्लिश चैनल के पार था, फिर उस वहाँ से जो एयरफोर्स था हिटलर का जाकर उसको अटैक कर रहा था, तो उसका भी हालत खराब था, कैपिटल फोर्स का अटैक हो रहा था। लेकिन विंस्टन चर्चिल जो था काफ़ी डिप्लोमेटिक और काफ़ी साहसियत में था, तो उसने सिचुएशन को अच्छा से हैंडल किया। और फिर 1945 में बहुत सारी गलतियाँ हुई, जिसके कारण ये जर्मनी हार गया। जर्मनी जब हार गया तो जर्मनी हारा ही नहीं, बाकी देशों को भी बहुत सारा एक लॉस देकर गया और अनरिपेयरेबल लॉस था, उससे कोई भी देश रिपेयर नहीं कर पाया, चाहे वो इंग्लैंड हो। इंग्लैंड ही मेन था सबसे ज़्यादा, जो ट्रिगर पॉइंट इंग्लैंड ही था। तो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और इंग्लैंड में चुनाव हुआ उस टाइम पर 1945 में। इंग्लैंड में जो चुनाव हुए जेंडर इलेक्शन वहाँ के, तो वहाँ के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, जहाँ के कॉमन लोग बैठे, हमारे यहाँ लोकसभा है, तो वहाँ सरकार बनी लेबर पार्टी की, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वहाँ के प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। तो उनका थोड़ा सॉफ्ट रवैया था, जो उस तरह के लोग थे कम्युनिस्ट विचारधारा है कि उनका एक परसेप्शन होता है या आइडियोलॉजी होता है कि वो लोगों को सुनने के लिए या लोगों को समानता देने के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। तो उनका एक ये भी अपना एक आइडियोलॉजी भी रहा होगा। उसके बाद पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी था इंग्लैंड का कि दुनिया के बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे देशों में जो इंग्लैंड से कमजोर हो चुकी थी, उसके पास रिसोर्स उतना नहीं बचे थे इतना बड़े कॉलोनियल पावर को वो संभाल सके। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर था, एक्सटर्नल फैक्टर आज़ादी को लेकर। आज़ादी पे बिल्कुल जो जो चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे नेहरू हो, सभी लोगों ने एक इंडलेस एफर्ट डाला, लेकिन केवल इन एफर्ट भी काफ़ी नहीं था। हमारा जो आज़ादी है वो मल्टी डायमेंशनल है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी है, इंग्लैंड कमजोर हो गया था, उसमें एक फैक्टर है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रयास किया, एक फैक्टर है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में जितने भी लोग थे उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया। तो ये किसी एक लोग का काम नहीं था, ये मल्टी डायमेंशनल एक एफर्ट था जिससे भारत को आज़ादी मिली। और गांधी जी जो मैंने आज टॉपिक लिया है, गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग और लोगों को अंदर एक वैल्यू ये डाल दिया कि आपको जब देश याद होगा तो देश को कैसे आगे लेकर चलना है। और उसी के परिणाम में किया जब देश 79 साल का हो गया, अभी तक हमारे देश में कोई मिलिट्री शासन नहीं आया है, लोगों ने मिलिट्री को सत्ता को उखाड़ नहीं फेंका, उनका विश्वास है उनके अंदर, वो गांधी का दिया हुआ आज भी उनके डीएनए में, उनके ब्लड में वो चीज़ फैला हुआ है जो गांधी जी ने उनको बताया था, सिखाया था अपने फिलोसफी से, अपने बातों से, अपने एक्शन से। क्योंकि जब गांधी जी शुरू भारत में आए थे तो उन्होंने अपने लोगों को हर गांव में भेजना शुरू किया कि आप लोग वहाँ पर जाइए और लोगों का विश्वास जीतिए, उनका समाज साथ कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, उनके मुद्दे को उठाइए। तो शुरू में काफ़ी अनपॉपुलर आइडिया था, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों का एक विश्वास बैठा, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट बना, लोगों को एक कम्फर्ट मिला इन सब चीज़ों से, ये हम ऐसे भी आंदोलन कर सकते हैं। उसके अलावा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि दुनिया में भारत के आंदोलन से पहले किसी भी देश में महिलाओं का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। गांधी ने जो आंदोलन किया उसमें जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रहा वैसा आज तक नहीं हुआ था, तो ये काफ़ी हिस्टोरिक था वुमेन्स पार्टिसिपेशन भारत के आंदोलन में, सभी को उन्होंने जोड़ दिया। क्योंकि जो रास्ता था, ये रास्ता बड़ा ही सुंदर था, सबके लिए कंफर्टेबल था, इसमें बड़े लोगों को जोड़ा जा सकता है। रास्ता बहुत कठिन होता है, वो आर पार का बात होता है, उसमें बीच का कोई बात नहीं होता है, और काफ़ी वो रिएक्शनरी चीज़ होता है, इमोशनल चीज़ होता है। हिंसा आदमी को अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसमें इमोशन होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा वो नाजुक चीज़ है वो। लेकिन गांधी जी का जो आइडियोलॉजी था वो काफ़ी फुल प्रूफ था और परमानेंट था, इसका जो सोल्यूशन था परमानेंट था। जब देश आज़ाद हुआ तो दुनिया के कई देशों ने भारत के इस आज़ादी आंदोलन से सबक लिया, और भारत जो बड़ा भाई बन उभरा इस आंदोलन की आज़ादी में, इस तरह से आज़ादी लेकर कोई हिंसा नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, बहुत सारे लोग नहीं मारे गए, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में हुआ, जैसे अमेरिकन रिवोल्यूशन में हुआ। और कई सारे स्टूडेंट तो लिखते हैं कि ये थर्ड डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन था फ्रेंच और अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद। और बहुत सारे लोगों ने गांधी को तारीफ किया, बहुत सारे लोगों ने, दुनिया के कई सारे देश इसी से आज़ादी लेकर, एशिया में, अफ्रीका में बहुत सारे कॉलोनीज आज़ाद हुए। नेल्सन मंडेला अफ्रीका में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाए, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में बहुत बड़ा मूवमेंट चलाए, बहुत सारे लोग थे। लेकिन भारत का जो आंदोलन था आज़ादी का, उसका जो आफ्टर में था, रिजल्ट था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि भारत जिस सिचुएशन में था वो काफ़ी नाजुक था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो जीते हुए पार्टी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने एक समिट किया, और उस समिट में उन्होंने दो चीज़ें कही। वाला ये चीज़ कि अगर कोई भी देश अगर आगे से राष्ट्र बनेगा तो उसे एक इंटरनेशनल मान्यता लेनी पड़ेगी हम ही लोग से, मतलब जो लोग सब एक कंट्री में थे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको नेशन बनना है, वेस्टर्न प्रोसेस है, अगर आपको नेशन बनना है तो नेशन बनने के लिए आपका एक कॉमननेस होना चाहिए। आप तो आपका लैंग्वेज एक होना चाहिए, जैसे वहाँ पर कंट्री है जहाँ के लोग स्पेन बोलते हैं उसको स्पेनिश कर दिया गया, फ्रेंच बोलने वाले को फ्रेंच कर दिया गया, इंग्लिश बोलने वाले को इंग्लैंड बोल दिया गया, पुर्तगाल बोलने वाले को पुर्तगीज कर दिया गया। तो लैंग्वेज के बेसिस पर देश बने। लेकिन भारत का जो सिस्टम था वो काफ़ी अलग था, यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग थे, ऐसा कहा जाता है कि भारत में 10,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती थी, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे। तो भारत के लिए जो चीज़ था काफ़ी चैलेंजिंग था। तो गांधी के दिमाग में भी कैलकुलेशन चल रहा था, तो उसी लिए गांधी जी तो शुरू से हिंदी के समर्थन में थे ही, हिंदी के प्रति उनका हृदय प्रेम था ही,
उस टाइम पर जब ये समझौता हुआ तो गांधी जी का नजर था इस इंटरनेशनल समिट पर, और उन्होंने हिंदी को लेकर बहुत जोर शोर दिया, हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग मान्यता दे दें, ताकि जब हम नेशनल बिल्डिंग, जब हम देश को मान्यता लेने के लिए जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो वहाँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो नेगोशिएट करने के लिए कि हमारा जो देश है उसमें एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। कुछ लोगों ने साथ दिया, साउथ से राजगोपाल उन्होंने साथ दिए, फिर बंगाल के बहुत सारे लोग थे उन्होंने साथ दिया, लेकिन आज़ादी जैसे जैसे करीब पहुँचे तो 4 लोगों ने साथ छोड़ दिया और हिंदी उतना इम्पैक्टफुल लैंग्वेज नहीं बन पाया। फिर भी गांधी जी का ही वो एफर्ट था कि हिंदी जो है मतलब इतना ज़्यादा उसका हमारे संविधान में एक कॉपी हिंदी में बना, और हिंदी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो गांधी का ही दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था कि गांधी खुद एक गुजराती बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने हिंदी के प्रति आज अपना प्रेम दिखाया। आज तो भाषा के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश में। तो गांधी का ये था भारत को लेकर पॉलिटिकल पोलिशन की, देश जब आज़ाद हो जाएगा तो गांधी का तो हमारा देश कैसे होगा। गांधी के बारे में जो सबसे खास बात ये है, जो सबसे ज़्यादा उनके क्रिटिसिज्म को दो तीन जो चीज़ें, सबसे पहले उनका क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, दूसरा ये कि उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दे दिए, तीसरा ये कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो बस ये 2-3 चीज़ों पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पहला चीज़ गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, तो सवाल ये है कि गांधी जी ने एफर्ट लगाया था, तो भी एफर्ट लगाया था और बहुत गंभीरता से एफर्ट लगाया था, लेकिन हमको सिचुएशन को हमको 1931 का भारत रखना पड़ेगा गांधी और भगत सिंह को समझने के लिए। हम आज बैठ कर 2025 में ये फैसला नहीं कर सकते गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। 1931 का भारत ये था कि देश में सभी सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था। भगत सिंह एक राइजिंग स्टार थे इंडियन पॉलिटिक्स में रिवोल्यूशनरी के, बहुत सारे लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित थे, युवा उनके साथ जुड़ना चाह रहे थे। 60 जब सत्याग्रह हुआ तो 5 मार्च को गांधी और इरविन के बीच समझौता होना था कि जो गांधी जो पैक्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे बातों को माना गया, बहुत सारे जो सॉल्ट सत्याग्रह के समय बहुत सारे लोगों को जो जेल में डाल दिया गया था, उसके लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो समझौता में बहुत सारे लोगों को बिलीव था, गांधी पर यह विश्वास था कि गांधी जो है भगत सिंह को बचा लेंगे, क्योंकि ही नो हाउ टू नेगोशिएट और उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे बात बनाने के। लेकिन मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। सबसे पहला बात ये कि गांधी जी जो थे और भगत सिंह थे दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवलरी थे, जैसे आज हम बीजेपी कांग्रेस बोल सकते हैं, उस तरह का सिचुएशन था। तो एक आदमी के लिए ये कितना मुश्किल चीज़ है और कितना ये अनकंफर्टेबल चीज़ होगा कि आप अपने विरोधी दल के लोगों के लिए आप ऐसा एफर्ट करने जा रहे हैं। पहला चीज़ तो ये आपका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो क्या होगा, आप खुद अपने को लेकर देख लीजिए कि आपका जो पड़ोसी जिसका आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा इनाम करना है और वो भी उसको मृत्युदंड से बचाना है, और वैसे देश में जहाँ पे आदमी कोई पावर नहीं है, आप सरकार में नहीं है, आप एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं। तो गांधी जी ने बिल्कुल पूरा एफर्ट डाला। और उस समय जो गांधी जी के जो पैक्ट हो रहा था उसको एक पत्रकार थे इंग्लैंड के, उन्होंने उसको आई विटनेस थे और उन्होंने अपने किताब में लिखा है, बाद में 1969 में उनका किताब पब्लिश हुआ, उस किताब में उन्होंने लिखा कि इरविन वाज पजल्ड, इरविन वाज अमेज्ड, वो एकदम उलझ गया और चकित रह गया कि गांधी जी जो नॉन वायलेंस इतने बड़े पैरोकार तो भगत सिंह को बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका, जिन्होंने सॉन्डर्स से हत्या कर दी, उसको बचाने की बात कर रहे हैं। तो गांधी ने बिल्कुल मुद्दा गंभीरता से उठाया। इरविन ने ये कहा कि उस समय करीब 90,000 लोग जो थे जेल में बंद थे, तो इरविन ने कहा कि जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल थे हम उनको छोड़ देंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को छोड़ेंगे जिन्होंने कोई हिंसा में भाग नहीं लिया, जो नॉन वायलेंस के रास्ते से आंदोलन को लेकर उनको हमारी सरकार ने गिरफ्तार किया, उनको भी छोड़ देंगे। तो पहला चीज़ तो ये। उसके बाद जब ये मामला उठा, ताकि मामला जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो जब ये मामला उठा कि भगत सिंह के लिए गांधी जी नेगोशिएट करेंगे इरविन से, तो वहाँ का जो पंजाब लोग था, पंजाब का जो ब्यूरोक्रेसी था, इन पर दबाव आने लगे इरविन पर कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी का भी दबाव था इरविन पर, वो रिवोल्ट न कर दे, कि वीवो का बात था, आपने उसको गोली मार दिया है, तो वो भी एक सेंटिमेंट काम कर रहा था। उसके बाद यहाँ से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यहाँ के, उन्होंने इंग्लैंड को बताया, तो इंग्लैंड ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सजा दो, पनिश करो उसको। तो ये मामला पंजाब से दिल्ली से लंदन हो गया था। तो काफ़ी मामला कॉम्प्लिकेटेड इरविन के लिए भी हो गया था, फैसला आसान नहीं था कि भगत सिंह को फांसी ना दे। गांधी ने जरूर कहा था कि आप अगर उनको फांसी ना दे, सजा उनको जेल में रखिए, लेकिन उनको मृत्युदंड मत दीजिए, कैपिटल पनिशमेंट उनको मत दीजिए। क्योंकि गांधी जी के फिलोसफी था कि कैपिटल पनिशमेंट लोगों को नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका ऐसा मानना था कि लोगों को अगर हम जेल में डाल रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उनको सुधारना। तो जब उनको हम फांसी दे देंगे तो सुधारने का मौका कहाँ दिए। तो भगत तो गांधी का एक आइडियोलॉजी भी था जो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ में थे, और ये बात उन्होंने इरविन से भी कहा, लेकिन इरविन ने कुछ क्लियर नहीं कहा, उसने नहा कहा ना का इस मैटर पर कर दिया। लेकिन तो गांधी जी गांधी जी का भी अपना कैलकुलेशन था कि जो अंग्रेज थे वो इनके सजा को माफ कर देंगे, जो कैपिटल पनिशमेंट है फांसी पर इनको नहीं देंगे, जेल में रखेंगे, उम्र के बोला करते काला पानी जैसे बोला करते।
उसके अलावा एक फ्रीडम फाइटर के एक और चेहरा है वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर के बारे में कहा जाता है ऐसा प्रूफ है, उन्होंने 6 बार माफीनामा लिखा कि अगर हमको छोड़ दिया जाए जेल से तो हम आगे इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और राजनीतिक रूप से हम सहयोग करेंगे। ये उनका डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है वीडी सावरकर का। भगत सिंह के बारे में प्रकाश हुआ कि जो उनके पिताजी थे, बाप होता है, तो उनको जब पता चला कि मेरे बेटे को फांसी हो गई है लाहौर षड्यंत्र केस में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा वहाँ का जो लोकल कमीशन था उसको, और चिट्ठी पर जब भगत सिंह को पता चला तो इतना नाराज हुए कि अपने पिता को उन्होंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी लिखा और पिता को डांट लगाया कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि आपने मेरे लिए सजा को कम करने के लिए बात की। मेरा अपना एक आइडियोलॉजी है, मेरे पिता है, आपके लिए मेरा सम्मान है, लेकिन आपको किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है। उनका ये मानना था, भगत सिंह उस लीटर में बहुत लंबा चौड़ा उसमें अपना ये बात बताते हैं कि मैंने सॉन्डर्स को गोली क्यों मारी या मैंने बॉम्ब क्यों फेंका। तो उन्होंने इस बात को बताया है कि मैं इंग्लैंड के सिस्टम में विश्वास नहीं करता, ना मैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास करता हूँ, ना उनके जस्टिस सिस्टम में। इसीलिए जब भगत सिंह को जब जेल में डाला गया तो उन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया था, क्योंकि उनका रिवोल्ट ही था इंग्लैंड के खिलाफ, पूरा उनका जस्टिस के खिलाफ, उनका पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने कोई वकील हायर नहीं किया था। एक दो लोग थे जो स्वयं मतलब अपने से ही उनका केस लड़ रहे थे और वो गलत कर रहे थे। भगत सिंह ने कभी कोई वकील हायर नहीं किया था। वो अपने देश को एक स्टेज बनाना चाहते थे, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे आंदोलन के लिए। क्योंकि जब जलियांवाला के बाद करतार सिंह सरावा जो उनके आइडियल थे, उनको जब फांसी दिया गया तो भगत सिंह उन्हीं के फांसी से भगत सिंह बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो क्रांतिकारी का भावना है पैदा हुआ। तो भगत सिंह को इस बात का विश्वास था कि जब करतार सिंह सरावा के मरने से ऐसा भगत सिंह हो सकता है, तो जब ये भगत सिंह मरेगा तो भगत सिंह खड़े होंगे। तो वो अपने देश को एक स्टेज बनाना चाहते थे। उनका भी एक सोच था, उन्होंने अपने बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था। वो काफ़ी अपने देश को लेकर सिक्योर थे। जब उनका वेट नापा गया, जब उनको फांसी के लिए ले जा रहा था तो वेट 5 किलो बढ़ गया था। जब होता है उल्टा, किसी आदमी को अगर पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद, तो चिंता से उसका वेट घट जाता है, लेकिन उनका वेट 5 किलो बढ़ गया था भगत सिंह का। उसके अलावा जब उनको फांसी के लिए जब लास्ट मिनट पर ले जाया जाने लगा, एक दिन पहले 23 मार्च को, तो वो किताब पढ़ रहे थे लेनिन का राज्य और क्रांति, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि चलो वक्त हो गया है। तो भगत सिंह कहते हैं कि रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। लेनिन भी रशिया का क्रांतिकारी था। तो पढ़ाई के प्रति उनका इतना बड़ा लगाव था। और आज जो पंजाब का जो है, जैसे आज बिहार का शौक है गंवार पढ़ के, उसी तरीके से उसमें पंजाब का था। लेकिन जब भगत सिंह को फांसी हुआ, जब उनके जेल में से बहुत सारी चिट्ठी मिली, तो उस इमेज ने, उस लोगों के इस परसेप्शन ने पंजाब का जो है पूरी तरीके से सोचने का नजरिया बदल दिया कि पंजाब भी एक पढ़ने लिखने वाला राज्य है, वहाँ के लोग पढ़ते लिखते हैं। और भगत सिंह का इम्पैक्ट था, और भगत सिंह के नाम से ही पंजाब आगे बढ़ा। ये तो बात हुई भगत सिंह। तो भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे, वो अपने देश को प्लेटफॉर्म बनना चाहते थे। वो बार बार कहते थे कि क्रांति खून नाम की है, वो बार बार इस बात को कहते थे। उसके बाद भगत सिंह को 23 मार्च को कम्यूट कर दिया गया, उनके साथ सभी तीनों लोग, और बहुत बुरी तरीके से कम्यूट किया गया। 29 मार्च को कांग्रेस का कराची अधिवेशन होने वाला था, और गांधी जी नेहरू जी जाने वाले थे, जा रहे थे ट्रेन में। तो एक चौमनलाल पत्रकार थे जो भगत सिंह ने जब बम फेंका असेंबली में, उसके भी विटनेस थे। भगत सिंह को जब जेल में बहुत सारे जो ये सब घटनाएं हो रही थी, उसके सामने जो आई प्रेस थे, तो वो और इस मुद्दे को उन्होंने, हिंदुस्तान टाइम्स को पत्रकार थे, उस मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट किया है कि जब ट्रेन में चढ़ने लगे तो उनको कोई आकर बताया कि भगत सिंह को फांसी हो गया, उनको फांसी दे दिया, कम्यूट कर दिया गया। तो वो बताते हैं अपने रिपोर्ट में कि गांधी जी एकदम समझ नहीं पाए क्या हुआ, मतलब डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, एकदम स्तब्ध रह गए। और नेहरू थोड़ा सा लोग संभालने वाले, और नेहरू ने स्टेटमेंट दिया वहीं पर कि भगत सिंह की लाश अंग्रेज और भारत सरकार के बीच दीवार का काम करेगी। और नेहरू के काफ़ी लोग प्रशंसक थे, गांधी से तो बहुत ज़्यादा विरोध था उनका, गांधी का, भगत सिंह का। लेकिन भगत सिंह नेहरू को हमेशा रोमांटिसाइज करते थे, उनके बारे में अच्छी से बात होते थे, क्योंकि नेहरू भी जो एक क्रांतिकारी में उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, वो भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के आदमी थे। और सुभाष चंद्र बोस तो बहुत ही ज़्यादा थे। और सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन में एक ब्लैक कैंपेन करवाया, काला झंडा दिखाने का, और उस कैंपेन को आयोजन करवाया। और गांधी जी जब वहाँ पर गए तो गांधी जी ने ये कहा, उनके लेटर लिखा गया इन तीनों के बारे में, और गांधी जी ने उन्होंने एक लाइन जुड़ाया कि मेरा जो रास्ता है, हिंसा का रास्ता नहीं है, इनका रास्ता मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन मेरे प्रति इनका श्रद्धा जी। गांधी जी ने उस लेटर में अपना एक वो लाइन जुड़ाया। तो पूरे का पूरा सच्चाई ये है गांधी जी जब भगत सिंह अपने आइडियोलॉजी को लेकर पूरा स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, गांधी जी भी अपने फिलोसफी को लेकर पूरे स्ट्रिक्ट थे। जब हम भगत सिंह से उम्मीद नहीं कर सकते, गांधी जी फिलोसफी पर चले, और गांधी जी के
गांधी जी के जो उनका जो बिलीफ है उसको माने, तो हम गांधी की सीखें भी लोग करें, जो भगत सिंह की चीज़ों को माने या भगत सिंह का जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो करें। तो मामला दोनों का सही हमारे लिए दोनों है, भगत सिंह भी है, गांधी भी है, लेकिन दोनों का अपना अपना रास्ता था, दोनों का अपना अपना दुनिया को देखने का नज़रिया था। और भगत सिंह और गांधी, और भगत सिंह का चेहरा ऐसा नहीं कि फांसी पर भगत सिंह को होता, भगत सिंह के साथ कई लोगों को फांसी होता, लेकिन हमेशा हम लोग था भगत सिंह का। ऐसा इसलिए कि भगत सिंह को अधिकारी नहीं थे, उनका एक विजन था देश के नेशनल बिल्डिंग को लेकर, देश कैसे बनेगा। समाजवाद को काफ़ी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बढ़ते कि देश में समाजवाद होना चाहिए, तो उनके पास एक नेशनल बिल्डिंग का एक तरीका था, एक नज़रिया था, तो इसलिए उनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए जो इस बात को हमेशा बेटे से उठाया जाता है कि गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। तो ये अब सबका अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। यूनियन अगर बोल देता है कि हम इनको छोड़ देते हैं, लेकिन तुम हमको लीक कर दे कि आगे लोग हिंसा में गतिविधि नहीं करेंगे, तो गांधी जी क्या करते हैं, उनके सामने भी धर्म समर्थ खड़ा था। तो ये मुद्दा जो था, ये लेफ्ट और राइट, सही और गलत का नहीं है, मुद्दा काफ़ी बीच में फंसा हुआ है, और ये वह बना कि किससे गलती थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और फैक्ट यही है कि गांधी जी ने अपनी तरफ से फर्क